हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है, सब कुछ बंद है, पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं और जिस तरीके से बंद होने के बाद, जिस तरीके से लॉकडाउन होने के बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मास माइग्रेशन शुरू हुआ और रिवर्स माइग्रेशन जिसे कहा जाए वो शुरू हुआ और दिल्ली और बड़े शहरों से लोग जो हैं वो लगातार दूसरे अपने गांव की तरफ पलायन करने लगे। कभी कोई एग्जाम्पल आता है कि लड़की जो है अपने पिताजी को दिल्ली से, गुड़गांव से साइकिल पर बिठाकर बिहार ले जाती है। कभी कोई खबर आती है कि बीच सड़क में 14 हमारे जो भाई थे, मजदूर भाई थे, वो मर जाते हैं। या फिर इस तरीके से कोई खबर आती है कि चलती गाड़ी से कोई उड़ा के चला गया, या इस तरीके की 1000 खबरें, इस तरीके से सैकड़ों हज़ारों खबरें जो थी वो मीडिया के अंदर लगातार लॉकडाउन के अंदर चलती रही। और हालात इस तरीके से देखे, हम जो दुख का चरम था उसे देखते देखते बहुत सी बार तो हम भी डिप्रेशन में चले गए कि यार ये हो क्या रहा है, दुनिया क्या है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके सामने खबर आए कि एक तो होता है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप यहीं रहिए, जब ये खुलेगा तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो जाए कि आपका ये जो काम है ये अब उसके बाद उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, इस काम के बाद आप दोबारा वापस कभी नहीं आ सकते, यहाँ दोबारा कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जहाँ आप रह रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, वहाँ आपके आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोटा फिक्स कर दिया गया है और उसके बाद शायद आपको दोबारा इस देश की शक्ल देखने का मौका ना मिले। जी हाँ, ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, ऐसी ही कुछ खबर आई है भारत के लिए कि कुवैत नाम का एक जो देश है, गल्फ़ कंट्री के अंदर मौजूद है। ये कुवैत नाम का देश एक मतलब भारत के खिलाफ तो नहीं, लेकिन एक बिल लेके आ रहा है जिसके अंदर वो अपनी पॉपुलेशन के परसेंटेज का 30%, यानी टोटल पॉपुलेशन का 30% एक्सटर्नल माइग्रेंट्स को फिक्स कर रहा है, एक कोटा फिक्स कर रहा है और उसमें भारत का कोटा रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे भारतीयों को वो देश छोड़ना पड़ रहा है। और उसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा, भारत के इन लोगों पर क्या पड़ेगा, किस तरीके से पड़ेगा, भारत की सरकार को क्या करना चाहिए और क्या डिप्लोमेटिक चैनल्स होने चाहिए, सब चीज़ों के बारे में मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहा हूं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि हमारा 20 जुलाई से एक बैच लॉन्च हो रहा है। इस बैच के अंदर हम लोग ज़ीरो टू जेनथ का प्रिंसिपल अपना रहे हैं। ज़ीरो टू जेनथ का मतलब ये है कि हम बिल्कुल ज़ीरो से आपकी प्रिपरेशन को शुरू करवाएंगे, बिल्कुल उस ग्राउंड लेवल से, उस ज़ीरो लेवल से शुरू करवाएंगे, जिसमें हम 6th to 12th क्लास की प्रॉपर NCERT की बेसिक प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उसके बाद आपको UPSC के इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन हम वन पॉइंट पर अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी हमारी लाइव क्लासेस में जुड़े, हमारी लाइव सेशन से इंटरेक्ट हों, ताकि आप लोगों को इस कोरोना काल के अंदर कंपटीशन में पिछड़ ना जाए। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं और भी इसमें आप पीछे ना हो जाएं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों, यही एक तरीका है। अब टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक है हमारा कि किस तरीके से काल आया। तो सबसे पहले हम इन गल्फ़ कंट्री या कुवैत के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ नक्शा दिखाई दे रहा है तो ये हमारा प्यारा भारत है और भारत के पास अगर आप देखेंगे, ये है हमारा प्यारा भारत यानी इंडिया। इंडिया से अगर आप एक्सटेंडेड वेस्ट की तरफ जाएंगे यानी पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ ये जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहा जाता है गल्फ़ कंट्रीज़। इन्हें गल्फ़ कंट्रीज़ कहा जाता है, यानी खाड़ी के देश कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गैस और ऑयल सबसे ज़्यादा मौजूद हैं, गैस और ऑयल हद से ज़्यादा मौजूद है, लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी जनसंख्या घनत्व है, ये बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर शायद ही कोई देश ऐसा होगा जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ क्रॉस करती हो या 2 करोड़ क्रॉस करती हो। यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है और इंडिया के कंपैरिजन में आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा कम पॉपुलेशन होने के चलते इंडिया तो दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में से है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इन गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर सबसे बड़ी समस्या, खास बात यह है इधर कि यहाँ पर ऑयल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हैं। अब प्रॉब्लम यही है कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो ऑयल इकोनॉमी यहाँ पर मौजूद है। ऐसी सिचुएशन में अगर ऑयल इकोनॉमी की बात की जाती है यहाँ पर, तो दोस्तों इधर इस पूरे के पूरे एक्सपेंडेड इलाके के अंदर देखेंगे तो ये आपका सऊदी अरेबिया है, UAE हो जाता है। यहाँ एक देश है कुवैत। इस कुवैत के अंदर से ही भारत के लिए ये खबर आई है कि इस कुवैत की गवर्नमेंट एक बिल लेके आ रही है और इस बिल के अंदर साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि यहाँ रहने वाले जितने भी एक्सटर्नल या एक्सपेट्रेंट्स हैं यानी बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं, वो सारे के सारे उनका एक कोटा फिक्स होगा
और उस कोटे के अनुसार ही वो लोग यहाँ रह सकेंगे, बाकी लोगों को यहाँ रहने की परमिशन नहीं होगी। क्योंकि इस देश की पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेट आज के दिन अगर आप देखा जाए, आज के दिन अगर आप देखें तो टोटल पॉपुलेशन जो है वो 4.8 मिलियन यानी 48 लाख के करीब की यहाँ पर पॉपुलेशन है कुवैत की। लेकिन अगर आप इसमें माइग्रेंट वर्कर्स देखोगे तो वो लगभग 70% के करीब बैठते हैं, और इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है यानी फॉरेनर्स की जो पॉपुलेशन है वो 3.4 मिलियन है, यानी 48 लाख में से 34 लाख लोग जो हैं वो बाहर के हैं। सोचकर देखिए देश कैसा रहा होगा। और इन सब के अंदर मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो इंडियंस की है। भाई इंडियंस वैसे भी तो ज़्यादा हैं, तो परसेंटेज भी किसकी ज़्यादा होगी? इंडियंस की परसेंटेज ज़्यादा होगी। अब इसकी वजह से इसे समझने की कोशिश कीजिए। इन 3.4 यानी 14 लाख में से 1.45 मिलियन यानी 14,50,000, 34 लाख में से 14,50,000 सिर्फ और सिर्फ इंडिया से हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की वहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर 500 अरब डॉलर का यहाँ से व्यापार होता था। अब यहाँ पर 500 मिलियन डॉलर जो है अगर यहाँ से व्यापार हो रहा है, यानी 500 अरब डॉलर का अकेला यहाँ से व्यापार हो रहा है, यानी रेमिटेंसेस आते हैं, व्यापार नहीं हो रहा, रेमिटेंसेस आते हैं। यानी यहाँ पर रहने वाले जो भारतीय हैं, यहाँ पर रहने वाले जो भारतीय हैं वो इन देशों में पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाकर इसे भारत के अंदर भेजते हैं, और इसके बदले में भारत को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, या इसके बदले में भारत को कोई ना तो सर्विस देनी होती ना और कुछ। ये सूखी भारत की विदेशी मुद्रा की बचत होती है। अगर आप यहीं पर देखें तो इंडिया के बाद दूसरा नंबर इजिप्ट यानी इसका आता है, जिसकी पॉपुलेशन 10% है। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके के बिल को जो प्रपोज किया गया, तो कहीं ना कहीं इस बिल की वजह से 8 लाख यानी जो इंडियंस हैं, 8 लाख इंडियंस जो हैं उनके सर पे तलवार अटक गई, और अब इनके पास वापस इंडिया आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इन लोगों के पास वापस इंडिया आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और यही एक सबसे बड़ी सरदर्दी है कि कोरोना काल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, तो कोरोना काल में असलियत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब इंडिया आएगी तो ऑब्वियस सी बात है हालात बहुत ज़्यादा खराब होंगे, हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होंगे, और ये लोग आके इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ाएंगे। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि कुवैत ने ये कदम उठा तो लिया, लेकिन सवाल ये आया कि उसने ये कदम क्यों उठाया। सबसे पहले तो सवाल यही आएगा ना कि इसने ये कदम क्यों उठाया, वाई ही टुक सच टाइप ऑफ स्टेप, कि उसने अपनी पॉपुलेशन के बड़े हिस्से को ही पहली बात तो डिपेंडेंट था और उसके बाद भगाने की सोच ली। दूसरा कुवैत का हिस्से के बाद यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो डेवलप होता है वो ये होता है कि इस पे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया के ऊपर इसके अंदर क्या इम्पैक्ट होगा। मैं इन दो चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है कि वाई कुवैत इज कुवैत, नॉट ओनली कुवैत बट अदर गल्फ कंट्रीज ऑल्सो टेकिंग सिमिलर टाइप ऑफ स्टेप्स। यहाँ तक कि अकेला कुवैत नहीं, बाकी गल्फ कंट्रीज भी इसी तरीके की कदम उठा रहे हैं, इसी तरीके की स्टेप्स ले रहे हैं। तो क्वेश्चन इज वाई, क्वेश्चन इज वाई, क्यों? तो देखो सीधी सी बात ये है, अगर क्वेश्चन किया जाए वाई तो सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, और इकोनॉमी जो है वो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो पेट्रोलियम और गैस एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। पेट्रोलियम एंड गैस एक्सपोर्ट के ऊपर इसकी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है ये डिपेंडेंट है। अगर पेट्रोलियम और गैस के एक्सपोर्ट के ऊपर ही पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट होगी तो सीधी सी बात है, जिसकी वजह से वंस
एक बार तो ऐसा था कि यहाँ पर ऑयल वॉज द ब्लड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी का जो ब्लड था वो ऑयल था। लेकिन अब सिचुएशन क्या आने लगी, पहले तो ऐसा था कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अपने आप में बादशाह होते थे, उनके पास इतना पैसा होता था कि हद से ज़्यादा, और यही रीज़न है इससे हाई इनकम होती थी। और जैसे ही ये हाई इनकम होती थी, उस हाई इनकम को बहुत ही बड़े अमाउंट के अंदर अपनी कम पॉपुलेशन के ऊपर इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता था कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती थी, या फिर इसे ऐसे कहा जाए कि बहुत कम काम करने के बाद भी इन्हें बहुत अच्छा अमाउंट वहाँ पर रिसीव होता था। इन्हें बहुत कम काम करने के बाद भी बहुत अच्छा अमाउंट वहाँ पर रिसीव होता था, और कहीं ना कहीं हर चीज़ परफेक्ट थी, हर चीज़ बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी नज़र आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहली सिचुएशन ये आई कि चेंज इन वर्ल्ड ऑर्डर हुआ। पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है वो बदली, और इस वर्ल्ड ऑर्डर यानी दुनिया की व्यवस्था बदलने के साथ साथ चेंज इन इकोनॉमिक सिस्टम ऑल्सो टुक प्लेस। चेंज इन इकोनॉमिक सिस्टम ऑल्सो टुक प्लेस। आर्थिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। आर्थिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। अब जब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आना शुरू हुआ तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं ऑयल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जो थी उनका जो दबदबा था उसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान थी। तो वर्ल्ड या कंट्रीज स्टार्टेड वर्किंग ऑन alternate sources of energy, और देशों ने अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करना शुरू किया। अब ये जो अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे ये कौन से थे? सीधी सी बात है, अगर आप देखते हैं तो बैटरी रिक्शा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपने बैटरी रिक्शा चला दी और इस बैटरी रिक्शा के अंदर क्या है, बिजली से चार्ज करो, शायद 80-85 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये बैटरी रिक्शा 80 किलोमीटर से 85 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल डेली कर लेती है एक बार के चार्जिंग के अंदर, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं इतना ज़्यादा 85 किलोमीटर्स का फ्यूल एक रिक्शा ने बचाया। ऐसी मान लिया इंडिया के अंदर 1 लाख रिक्शाएं, हालांकि इससे ज़्यादा हैं, तो कितना ज़्यादा पेट्रोल बचा। इसी तरीके से यानी आपने बहुत ज़्यादा पेट्रोल ट्रैवलिंग का बचा लिया। इसी तरीके से लोगों ने मेट्रो ट्रेन के ऊपर, ई ट्रेन्स के ऊपर यानी इलेक्ट्रिसिटी वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के ऊपर काम करना शुरू किया, इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर काम करना शुरू किया। यानी इस तरीके का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, और यहाँ तक कि जो और दूसरे इंजन्स वगैरह भी थे, उन सब के ऊपर इस तरीके से काम करना शुरू किया कि डिपेंडेंसी ऑन पेट्रोल स्टार्टेड डिक्रीजिंग। यहां देखिए कि डिपेंडेंसी ऑन पेट्रोल स्टार्टेड डिक्रीजिंग। अब जो पेट्रोल है उसके ऊपर स्टार्टेड डिक्रीजिंग, जो पेट्रोल है उसके ऊपर निर्भरता जो है वो निरंतर कम होती चली गई। जब पेट्रोल पर निर्भरता कम होती चली जाएगी तो ऑब्वियस, और यहाँ इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ऑल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हिज ऑयल। अमेरिका ने भी अपना ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। प्रोड्यूसिंग हिज ऑयल, अपना जो था वो ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। और यही रीज़न है पिछले 3 साल से, पिछले 3-4 साल से, बल्कि 2014 से ही, अगर आप 2014 से ही लगा लें तो पूरी की पूरी जो ऑयल इकोनॉमी है वो बैठती जा रही थी। ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो लगातार कम होते जा रहे थे। और जब आप ये देखेंगे कि एक टाइम ऐसा था जब पेट्रोल के जो रेट्स थे वो $140 पर बैरल थे, वो गिरते गिरते $20, $25, $30
पर बैरल तक भी पहुंचे, यानी जो सामान 140 रुपए का बिक रहा था अब वो 25-30 रुपए का बिकने लगे, तो सामान बनाने वाली कंपनी का क्या हाल होगा आप लोग सोच सकते हैं। जब ये सिचुएशन थी और पेट्रोल के रेट्स डाउन होने लगे, तो उसके बाद यहां पर प्राइस वॉर शुरू हुआ रशिया वर्सेस सऊदी अरेबिया के अंदर। और रशिया और सऊदी अरेबिया के अंदर जब प्राइस वॉर शुरू हुआ तो इसने भी रेट्स को और ज़्यादा नीचे कर दिया, रेट्स को और ज़्यादा नीचे रखा। यानी ये भी इस ऑयल इंडस्ट्री के लिए या ऑयल मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। ऐसी सिचुएशन में जब अगला स्टेप आया और वो ये था कोरोना पीरियड, और इस कोरोना क्राइसिस ने तो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो मार्केट्स थी उन सबको, जो लोग पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे थे, डीजल या गैस इस्तेमाल कर रहे थे, सब कुछ बंद कर दिया। आप लोग सोच सकते हैं आप लोगों ने कितने महीनों तक गाड़ियां नहीं चली थी, कारें नहीं चली थी, बसेस नहीं चली थी, ट्रेन्स नहीं चली, और अभी भी प्रॉपरली कारें, बसेस, ट्रेन्स उस लेवल पर नहीं चल रही हैं जिस लेवल पर पहले चलती थी। और यही रीज़न है कि कॉन्टिन्यूसली इस कोरोना क्राइसिस के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस थे, जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे, पेट्रोलियम प्राइसेस जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थे, वो असलियत में गिरते गिरते इतने हो गए कि एक लेवल वो आ गया कि वो नेगेटिव में चले गए। नेगेटिव में जाने का मतलब ये था कि आप पेट्रोल अभी ले लो, इसको स्टोर करने के पैसे हमसे ले लेना, क्योंकि फैक्ट्री अगर बंद कर दी तो उसे दोबारा चालू करने के अंदर उससे कहीं ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। उस फैक्ट्री को दोबारा चालू करने में कहीं ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। इसलिए एक लेवल ऐसा आ चुका था कि ये कंपनियां लोगों को कह रही थी कि आप एक काम कीजिए, पैसा हमसे ले लीजिए। जब ये सिचुएशन आई तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, इम्पैक्ट ऑन इनकम ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, उनकी इनकम कम होगी। अगर उनकी इनकम कम होगी तो उनकी जो पब्लिक स्पेंडिंग है, जो जनता के ऊपर वो लोग खर्च कर रहे थे, वो भी तो कम होगी, पब्लिक स्पेंडिंग भी डिक्रीज होगी। और जिसकी वजह से क्या होगा कि अब तक जो प्रॉस्पेरिटी उस देश में थी, उन देशों में थी, अब वो ख़त्म होनी शुरू हो गई। और कहीं ना कहीं उन देशों में एक पैनिक वाला माहौल है कि व्हाट्स नेक्स्ट। रीज़न सीधा साधा है कि ये लोग, ये कंट्रीज जो हैं, इन्होंने ऑयल और पेट्रोलियम के अलावा अपनी कंट्री में किसी भी दूसरे तरीके का बिजनेस इंट्रोड्यूस नहीं किया, बिजनेस डेवलपमेंट नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, जब इनके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इनके पास नहीं होगा, या अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, या फिर कहेंगे अल्टरनेट इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि इनकी जो 3 जनरेशन्स थी, उन 3 जनरेशन्स को काम करने की हैबिट छूट चुकी थी। नो हैबिट ऑफ लेबर या फिर हार्ड वर्क करने की, यानी लेबर करने की इनके पास हैबिट नहीं थी। और इनका लाइफस्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं अलग लेवल पर पहुंच चुका था।
समझे? लाइफस्टाइल इस तरीके का हो चुका था इनका कि ये लोग लाइफ को सीरियसली एंजॉय करने के मूड में ही रह चुके थे, लेकिन लाइफस्टाइल डिपेंड्स ऑन मनी, और मनी अब है नहीं, दुनिया दूसरी तरफ जा रही है और डर शुरू हो चुका है। इसीलिए जो एजुकेटेड और अवेकन्ड किंग्स थे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो हैं उनको, यहाँ जितने जो लोग हैं या ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत गल्फ से ये अकेली खबर नहीं आई। अगर आप थोड़े टाइम पहले देखें तो यूएई से भी ऐसे ही कोई खबर आई थी और सऊदी अरेबिया से भी ऐसी ही आई थी। इनमें से किसी एक देश ने तो हमारे जो वहाँ के माइग्रेंट वर्कर्स जो छोटी जॉब्स करने वाले हैं, पहले उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, अब उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। हर किसी से टैक्स वसूलने पर उतारू हो गए, क्योंकि इनकम जो थी पेट्रोल से, ऑयल से, वो कॉन्टिन्यूसली कम होने लगी। अब अवेकन्ड किंग्स ने अल्टरनेट इंडस्ट्रीज को डेवलप करना शुरू किया और उसमें अल्टरनेट के अंदर एक तो टूरिज्म आ गया, दूसरी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ आ गई, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ आ गई। अब इसके साथ साथ और दूसरे बिजनेस मॉडल्स आ गए जो कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने डेवलप करने की सोची, और साथ साथ इन्होंने कोशिश किया अपनी जो यंग जनरेशन है उसको ये समझा देना कि भैया जैसे आपके पापा ने अय्याशी में उम्र बिता दी, आपको ऐसी उम्र नहीं बितानी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके लिए सरकार के पास उतना पैसा नहीं है जितने आपके पापा के पास था, आपके पापा के टाइम पे था। इसलिए आप लोग पढ़ लो। इसीलिए इस यंग जनरेशन को एजुकेशन की बात कही जा रही है, और इस यंग जनरेशन की एजुकेशन के साथ साथ उनको जॉब की हैबिट्स डालने की कोशिश की जा रही है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ सर्वाइव करने के लिए हो वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, जब इनकी यंग जनरेशन्स तैयार होंगी तो एक्सटर्नल जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको जानबूझकर कम करने की कोशिश की जाएगी, और ये कहा जाएगा कि ये माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर जो यंग जनरेशन या उनकी जनरेशन डिपेंडेंट है उस डिपेंडेंसी को कम किया जाए, उस डिपेंडेंसी को कम किया जाए। और यहीं से कलेश शुरू हो गया, यहीं से सिस्टमेटिक कलेश शुरू हो गए, और इन कलेशों को ही आगे या इन पैनिक को ही आगे समझा जाए। यानी जो कॉशियस गवर्नमेंट्स हैं और इसी कॉशन के चलते या यूं कहें कि प्रिकॉशन के चलते वो अभी प्रिपरेशन कर ही रही थी कि कोरोना क्राइसिस आ गया। इस कोरोना क्राइसिस ने पेट्रोल के रेट्स को इतना बुरी तरीके से नीचे गिराया कि अब इनके पास, अब इन गवर्नमेंट्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। कोरोना क्राइसिस और इस क्राइसिस के बाद अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। जब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कोरोना क्राइसिस की वजह से, तो उन्होंने हिट 2 टारगेट्स विद सिंगल एरो, इन्होंने हिट 2 टारगेट्स विद सिंगल एरो, एक तीर से 2 निशाने लगाने की सोची, एक तीर से 2 निशाने लगाने की सोची। पहला तो ये होगा, पहला तो ये किया कि भैया हमारी जो पॉपुलेशन है वो प्रिपेयर हो जाए। पहला ये कि हमारी रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी हो जाए, सबसे बड़ी बात, और जो रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी हो जाए और इसके अंदर हम लोग जो इतना सारा पैसा बाहर भेज रहे हैं वो बच जाए। और दूसरा, कहीं ना कहीं प्रिपेयरिंग यंग जनरेशन टू वर्क, प्रिपेयरिंग यंग जनरेशन टू वर्क, यंग जनरेशन टू वर्क। अब इस
यंग जनरेशन को काम करने के बारे में प्रिपेयर किया जा रहा है। यंग जनरेशन को काम करने के बारे में प्रिपेयर किया जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ से यही एक रीज़न है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कहा गया कि आप अपने घर वापस चले जाएं, अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। और इसीलिए इंडियंस जो हैं, जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में थे, उनमें से 8 लाख को देश से बाहर निकालने का बिल पास होने जा रहा है। अकेले इंडियंस के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, इजिप्ट से लेकर, बांग्लादेश से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, श्रीलंका से लेकर जितने भी कंट्रीज़ के लोग वहाँ काम करने जाते थे, उन सब पर ये असर पड़ने वाला है। जी कंट्री के जितने भी लोग वहाँ पर काम करने जाते थे, उन सब पर ये असर पड़ने वाला है। बहुत सारी मैक्सिमम पॉपुलेशन को वो बाहर भेजने के अंदर लगे हुए हैं। अब यहीं से फिर शुरू हो जाता है इम्पैक्ट ऑन इंडिया। भाई सीधी सी बात है, कोरोना क्राइसिस चल रहा है। कोरोना क्राइसिस के अंदर अगर ऐसा इम्पैक्ट आ जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बुरी खबर ही है। ऐसे में सबसे पहला तो रेमिटेंसेस लॉस। रेमिटेंसेस का मतलब ये होता है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों से बिना किसी समस्या के हमारे जो लोग वहाँ काम करते हैं, वो पैसा भारत में आना, वो पैसा भारत में आना, वो रेमिटेंसेस है। तो सऊदी जो कुवैत है, अकेले उससे 500 अरब डॉलर जो हैं वो भारत आते थे। ये अप्रॉक्सीमेट 500 मिलियन कह सकते हो आप। अब इतना पैसा अगर भारत आ रहा था तो अपने आप में बहुत ज़्यादा अमाउंट था। इसके साथ साथ ये जो 8 लाख वर्कर्स आएंगे, तो ये जो 8 लाख वर्कर हैं, ये इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब ऑब्वियस सी बात है, आपका जो कमाऊ पूत है वो घर में आके बैठ जाएगा, और पहले ही 4 बैठे हुए हैं, 2 और आ गए, तो समस्या अब और ये बढ़ेगी कि 4 पहले से बेरोजगार थे, 2 और आ गए, अब हो गए 6। पहले 4 के लिए रोजगार का बंदोबस्त करना था, अब करना है 6 के लिए। पहले 4 बेटे घर बैठ के खा रहे थे, अब बैठेंगे 6। तो ऐसे हालात में समस्या उठकर यही खड़ी होती है कि बर्डन फॉर इंडिया, ये एक इंडिया के लिए बर्डन है, या यूं कहिए कि इंडिया के लिए ये एक चैलेंज है। लेकिन घबराने का कई बार क्या होता है कि सिल्वर लाइन इन द ब्लैक क्लाउड होता है, जो काला बादल होता है उसमें भी आशा की एक किरण होती है, और वही आशा की किरण हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सवाल आप ये देखिए कि ये जो 8 लाख वर्कर्स आ रहे हैं, ये कौन है? ये 8 लाख वर्कर जो हैं वो कहीं ना कहीं सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड और हाइपर स्किल्ड टाइप के बंदे हैं। स्किल्ड, हाईली स्किल्ड और हाइपर स्किल्ड नाम के बंदे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये इस तरीके के लोग जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, टैलेंटेड और सब चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात इन लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, तो इनके घर वापस आने पर इनकी घर वापसी के लिए नाराज़ या दुखी होने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेक देम एज एसेट, टेक देम एज एसेट्स। इन्हें आप एसेट के रूप में देखेंगे, इन्हें आप एसेट के रूप में देखेंगे। एसेट के रूप में इस तरीके से देखेंगे
एसेट के रूप में इस तरीके से देखेंगे कि भाई सीधी सी बात है, आपकी गवर्नमेंट से अगर पूछा जाए तो आपकी गवर्नमेंट अभी क्या प्लान कर रही है। आपकी गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं स्किल इंडिया जैसे वो क्या नाम है कार्यक्रम लॉन्च करती है। सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत की बात करती है। आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं और लोकल के लिए वोकल की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल या फिर लोकल के लिए वोकल की बात करते हैं। अब और उसकी बाद सबसे बड़ी समस्या चैलेंज ये है, और आप कहीं ना कहीं चैलेंज चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, चैलेंज चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, और आप कहीं ना कहीं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कोई, और आप बार बार कह रहे हैं कि एफडीआई आए और बाहर की जो कंपनीज हैं वो इंडिया में आ जाएं, लेकिन समस्या यहीं से आती है कि बाहर की कंपनीज अगर इंडिया आ जाएं तो भैया समस्या तो यहीं से शुरू होती है ना, कि आप कह रहे हैं बाहर की कंपनी इंडिया में आती हैं, लेकिन जो कंपनीज होती हैं फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में आकर प्रोडक्शन की बात करती हैं, उनको एक कंप्लेंट रहती है, वो ये कहते हैं कि लैक ऑफ स्किल इन इंडिया, लैक ऑफ स्किल इन इंडिया। ये साफ कहती हैं कि इंडिया में स्किल्स की कमी है। अगर इंडिया में स्किल्स की कमी है और 8 लाख तुम्हारे वर्कर आ चुके हैं तो स्किल इंडिया अपने आप ही हो गया। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ इतनी है कि ये कंपनीज को इतनी तेजी से बढ़ाया जाए कि जैसे जैसे ये 8 लाख वर्कर्स इंडिया आए, जैसे जैसे ये 8 लाख वर्कर्स इंडिया आए, इन्हें जितना जल्दी हो सके इंडिया में ही एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाए। पैसे भले ही थोड़े कम हो, लेकिन घर में रहने का जो मज़ा है उनको वो रहेगा। भाई घर में तो हर कोई रहना चाहता है, कौन जाके बाहर दुनिया के दूसरे देश के अंदर, बेगाने मुल्क के अंदर उनके कानूनों के अनुसार, उनकी रीति रिवाजों के अनुसार रहता है। कुड़ कुड़ के मरने वाली ही बात होती है, लेकिन वही है कि रोजी रोटी वहाँ है तो ऑब्वियस सी बात है इंसान वहीं रहता है। ऐसे में इनको अगर जॉब सिक्योरिटी, पेंशन सिक्योरिटी, हेल्थ फैसिलिटीज़ और दूसरी चीज़ों की सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार थोड़ी एश्योरेंस दे, तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये इंडिया में रहकर इंडिया के ही जो सपने हैं उनको आसमान तक ले जाने के लिए एक कैरियर का काम करते हुए देर नहीं लगाएंगे। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। ये लोग कैरियर का, इंडिया के सपनों को पूरा करने के लिए कैरियर का काम करते हुए देर नहीं लगाएंगे। इसीलिए अगर आपका देश आत्मनिर्भर बनने के सपने ले रहा है या आत्मनिर्भर बनने के सपने देख रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत टाइप में आपको कुछ किया जाए, तो आत्मनिर्भर तभी होंगे जब इस तरीके का स्किल्ड ब्रेन ड्रेन जो है वो भारत से बाहर नहीं जाएगा और वो भारत में ही रहेंगे। हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या आनी शुरू हो जाती है, और मैं इस चीज़ का हमेशा से आलोचक रहा हूँ, क्रिटिक रहा हूँ, कि हम लोगों को सबसे पहले समस्या ये क्रिएट हो जाती है कि जैसे ही यूएस ये कहता है कि हम H1B1 वीज़ा जो है वो कैंसिल कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो यहाँ वाली सरकारें, यहाँ के लोग जो हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मेरा मानना ये है कि आपके जो टैलेंटेड लोग हैं, अगर उसे अमेरिका की ज़रूरत नहीं है तो बेवकूफ़ हमारे देश की सरकार है, बेवकूफ हमारे देश के लोग हैं। भाई अपने देश में रहो ना, तुम्हें यहां से कौन निकालेगा। वो जो कर रहे हैं वो अपने देश के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं, तो तुम्हें अपने देश के लोगों के लिए करना पड़ेगा। तुम्हें रोने की क्या जरूरत है कि भाई वो देश जो है वो हमारे देश के लोगों को निकाल रहा है। तुम बेवकूफ हो, वो देश तुम्हारे देश के लोगों को नहीं निकाल रहा, तुम अपने देश के लोगों को निकाल रहे हो। तुम अपने देश के लोगों को अपने देश में अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, इसलिए वो बाहर जा रहा है। इसलिए आप लोगों को ऐसा करना पड़ेगा।
आप लोगों को ऐसा करना पड़ेगा कि उन देश के लोगों को अपने देश के लोगों को ही अपने देश में रखना पड़ेगा और यहीं पर उनको इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज दे दी जाएं कि उन्हें बाहर जाने की ही जरूरत ना पड़े। कोई इंसान बाहर जाकर खुश नहीं होता जब तक कि उसे अपने देश में ही सारी सुविधाएं ना मिल जाएं, सारे रोजगार के साधन ना मिल जाएं। यही मेरा कहना है कि ये जो है ये देश के लिए भले ही उनके लिए उन लोगों के लिए एक पीड़ादायक समय है, लेकिन हमारे देश के लोगों के लिए, देश की केंद्र सरकार के लिए, देश की राज्य सरकार के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भरा समय है कि इस अपॉर्चुनिटी भरे समय में इन सरकारों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये लोग अब बाहर जाने की इच्छा ना रखें और भारत में ही उन्हें उस लेवल का रोजगार मिलना शुरू हो जाए। उसके लिए एफडीआई लाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, फैसिलिटीज दी जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज लाई जाएं, कुछ भी किया जाए, लेकिन इन लोगों को दोबारा देश से बाहर जाने ना दिया जाए। अगर ये जाते हैं फिर ब्रेन ड्रेन का रोना ना रोया जाए और ये ना कहा जाए कि हम तो स्किल इंडिया डेवलप करना चाहते हैं, हम तो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन भारत के पास स्किल नहीं है, ये लोग स्किल्ड लेबर हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपने इस क्लास की, इस लेक्चर का समापन करूंगा कि हमारे देश के लिए ये गुड अपॉर्चुनिटी है, इसकी तरफ ध्यान दिया जा सके और बनाए रखा जा सके। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।